everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So in the previous lectures, we started the chapter reproduction, that is how do living organisms reproduce. So in that we studied what is the need of reproduction, reproduction हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. After that we studied about the different modes of reproduction, which is the sexual and the asexual mode. After that we studied about the differences between them. Followed by that we studied the different types of asexual reproduction. So today basically we are going to study about the sexual reproduction in humans, how human beings, we Homo sapiens, reproduce sexually. What is the process of sexual reproduction in humans? So let's kickstart this topic of sexual reproduction in humans. And before that I would like to announce you about our crash course, which is going to be launched on 28th of November in our offline center. You can see the address mentioned over here, and we have our contact number and our WhatsApp number. If you have any queries about this crash course, do let us know, do reach us. And about this test series, it's basically a test series which is going to be covering all the topics of your science and math sections and going to make you totally prepared for your 10th board exam. And it is going to be a 60-day course in which test series is included. So do contact us and get to know more about it. Fine. So let's come back to the topic. हमारा टॉपिक क्या था? Sexual reproduction in humans. तो before studying about that, लेट्स गेट अ क्विक आइडिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है. सबसे पहले तो होता है फ्यूजन. फ्यूजन होता है ऑफ गमीट्स. ठीक है, तो ये जो फ्यूजन होता है गमीट्स का, दैट इज मेल गमीट प्लस फीमेल गमीट. मेल गमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गमीट. ये मेल गमीट क्या होता है? बेसिकली इट इज कॉल्ड एज स्पर्म. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल, तो इट इज ओवम और ओवा. तो मेल गमीट और फीमेल गमीट का फ्यूजन इज रिक्वायर्ड जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. एंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स, जो इनका बॉडी वेल डेवलप्ड होता है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है. वहां देखा जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वहां देखा जाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इन दोनों का फ्यूजन होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का. इन दोनों का फ्यूजन होगा तो फॉर्मेशन होगा किसका? फॉर्मेशन होगा जाइगोट का. तो बिफोर लर्निंग अबाउट जाइगोट, इनका फ्यूजन कराने से पहले कुछ इन गमीट्स के बारे में ही हम लोग पढ़ लेते हैं. जरूरी नहीं है, क्या ये जरूरी है आपके अकॉर्डिंग कि ये जो मेल गमीट है, फीमेल गमीट है, हर ह्यूमंस में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आजीवन लाइफ लॉन्ग, जब वो पैदा हो रहे हैं तब से ही बनना शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो ये जो स्पर्म होते हैं या ओवा होता है, जो भी मेल या फीमेल में गमीट होता है, ये बनना शुरू होता है प्यूबर्टी में. जब हम मेल की बात करें, फीमेल गमीट्स का एक स्पेशल चीज क्या है कि जब कोई फीमेल अपने मदर के वुम में होती है, मतलब जब वो एक एम्ब्रियो होती है, 25th वीक एम्ब्रियो होती है, उस ही वक्त उसके यूटरस में एनफ अमाउंट ऑफ ओवा बन जाता है. इसके बाद आफ्टर बर्थ कोई भी नया ओवा ऐड नहीं होता है. बट जो भी ओवा होते हैं जो बर्थ के पहले बन जाते हैं, वो प्रीमेच्योर होते हैं. वो प्रीमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं. और जब प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी के एज में पहुंचती है. अब बॉयज में ये जो प्यूबर्टी का एज होता है, अगर बॉयज में मैं प्यूबर्टी की बात करूं तो ये अराउंड 11 टू 14 ईयर्स के बीच आ जाता है. बट अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में इट हिट्स अराउंड 11 टू 12 ईयर्स. ठीक है, तो जैसे ही
वो लड़का या लड़की प्यूबर्टी हिट करते हैं, प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं, तो फीमेल्स में क्या होगा, यही प्रीमेच्योर एग हर मंथ एक, उन प्रीमेच्योर एग्स में से हर मंथ एक एग फ्रॉम द ऑल्टरनेट ओवरी मैच्योर होना शुरू होगा, मैच्योर होना शुरू होगा। एंड मेल्स में क्या होगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होगा, और इसी के साथ इनमें डेवलप होगा, उस मेल और फीमेल, उस बॉय और गर्ल में होना शुरू होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना शुरू होगा इन मेल्स एंड फीमेल्स, इन बॉयज एंड गर्ल्स एज सून एज दे हिट प्यूबर्टी। जैसे वो प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना शुरू हो जाता है। क्या दिखना शुरू हो जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो क्या होते हैं? अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में क्या होता है कि मसल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, साथ ही साथ वॉइस थोड़ा भारी हो जाता है। फिर प्यूबिक हेयर्स, जो भी आपके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम प्यूबिक एरिया बोलते हैं, और वहाँ पे जो हेयर का ग्रोथ होता है उन्हें हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगता है, अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रोथ होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। और फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में होता है हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी में हेयर आना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट प्यूबिक हेयर्स इनके भी आना शुरू हो जाते हैं, फॉलोड बाय अंडर आर्म्स में, आर्मपिट्स में हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, इनके मैमरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं menstrual cycle. This is a very important event in the reproductive cycle of a female. फीमेल रिप्रोडक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण साइकिल, बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन, और वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन। एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये जो मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज योर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज menarche. The onset of a female's menstruation is termed as menarche. और ये कब शुरू होता है? when you hit puberty. एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अलावा ऐसे बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं बच्चों में। दे गेट सेल्फ कॉन्शियस, उनको अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने आउटर अपीयरेंस से बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है। आफ्टर दैट यू वुड नोटिस कि उनमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। दे थिंक कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझते ही नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उन्हें ये लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स ये करते हैं वो करते हैं। तो ये इन सारी तरह की इनसिक्योरिटीज डेवलप होती हैं। दीज आर द इमोशनल चेंजेस ड्यू टू द सेकेंडरी सेक्सेस चेंजेस। ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बेसिकली 10th के एग्जाम में इस डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे है कि डायरेक्टली आपको ये डायग्राम बनाने आ सकता है। द एग्जामिनर कैन आस्क यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम विथ लेबलिंग। तो लेट्स सी द डायग्राम। तो सबसे पहले वी विल फोकस ऑन दिस स्क्रोटम। ठीक है, सो स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेल्स बॉडी। मेल बॉडी में अगर इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो स्क्रोटम होता है, दिस स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। जो भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जो भी मेल गमीट का प्रोडक्शन होता है, वो इस टेस्टिस के
अंदर ही होता है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, वहां प्रेजेंट होता है। तो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि ये स्क्रोटम जो है ये बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर भी तो हो सकता था, स्क्रोटम को बॉडी के बाहर रखने की क्या जरूरत थी? द इम्पोर्टेंस इज दैट कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए? 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए। इस वजह से ये जो स्क्रोटम है और स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है ये एज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म दे नीड टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई ये बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज वास डिफरेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म के पैसेज में हेल्प करता है। फॉलोड बाय दैट वी हैव टू ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड seminal vesicles। ठीक है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। ठीक है, स्पर्म्स और इनका सिक्रीशन, स्पर्म्स जो टेस्टिस बना रहे हैं, स्पर्म्स विच आर फॉर्म्ड बाय द टेस्टिस प्लस द सेक्रीशन, जो भी सेक्रीशन आ रहा है, secretion of seminal vesicle and prostate gland is called as semen। क्योंकि ये जो सिक्रीशंस है, इन सिक्रीशंस में पाया जाता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जरूरी है स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो फुर्ती के साथ आगे मूव कर सके। तो इनका जो सिक्रीशन है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका है कि ये फ्रक्टोज रिलीज करते हैं एंड फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं इन स्पर्म्स को, ताकि ये मूव कर सके अच्छी तरह से। और साथ ही साथ एक एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करते हैं टू काउंटरएक्ट, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द वजाइना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, वहां एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो सिक्रीशन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का सिक्रीशन है सीमेन, तो ये उसको एल्कलाइन करता है, ताकि वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुंच के क्या होगा कि वह न्यूट्रल हो जाएगा, that will neutralize the acidic pH of the vagina। ठीक है, then we have ureter। ureter is a part of the excretory system। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आपका यूरेथ्रा होता है ये कॉमन पैसेज होता है इन मेल्स। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज द सीमेन। सीमेन और स्पर्म दोनों ही एक ही पाथवे से आते हैं, दोनों ही एक ही पाथवे से आते हैं, बट वन एट अ टाइम। एंड देन वी हैव पीनस, द मेल्स एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, द मेल्स एक्सटर्नल जेनाइटिलिया विच इज penis। So this was all about the male reproductive structure of humans, the male reproductive structure of humans। So now talking about the female reproductive structure, so it comprises of a pair of ovaries, it comprises of a pair of ovaries। अब ovaries के अंदर ही present होते हैं बहुत सारे प्रीमेच्योर एग जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन चुके थे, और इन प्रीमेच्योर एग्स को हम नाम देते हैं फॉलिकल्स का। इन प्रीमेच्योर एग्स को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम एज फॉलिकल्स। सो देयर आर फॉलिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरीज, और हर ऑल्टरनेट मंथ इनसे क्या होता है? ऑल्टरनेट बोलने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट मंथ में यहां से इस ओवरी से अगर फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो रहा है तो अगले वाले में ये दूसरा वाला होगा। मतलब
ऑल्टरनेट फैशन में ओवरीज मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स को करती है, वो मैच्योर करना शुरू करती है ऑल्टरनेटली दोनों ओवरीज से फॉलिकल्स को, ठीक है। फिर देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, फलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, मैच्योर होके इसी पाथवे से वो आगे बढ़ेंगे। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो डक्ट है इसमें होता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश की तरह जो एपिथेलिया होता है वो ब्रश की तरह होता है, तो उसे आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो एक पेयर हो गया ओवरीज का, एक पेयर हो गया ओविडक्ट का। देन देयर इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूटेरस, यूटेरस इज आल्सो कॉल्ड एज womb, we say ना mother's womb, तो we are considering uterus, हम यूटरस की बात कर रहे हैं। जब भी हम मदर्स वुम्ब कह रहे हैं देन वी आर कंसिडरिंग यूटेरस, ठीक है। आफ्टर दिस यूटरस देयर इज दिस pathway that is called as cervix and this external pathway is called as vagina, and cervix plus vagina, cervix plus vagina is called as birth canal। सर्विक्स प्लस वजाइना को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो हम सबको पता है कि यूट्रस के अंदर होगा, और जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो वो इसी पाथवे से बाहर आएगा। दैट्स व्हाई वी से सर्विक्स प्लस वजाइना एज द बर्थ कैनाल। और आप सब नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो यूट्रस का वॉल है ये काफी थिक है, because this wall of uterus is made up of 3 layers। सबसे बाहर जो है that is called as perimetrium, this outermost layer is called as perimetrium। ये जो बीच का लेयर है which is called as myometrium, ये सबसे thickest layer होता है, and अंदर की तरफ होता है endometrium। और यही जो endometrium है, endometrium का lining हर महीना thick होता है, every month the lining of endometrium thickens। अब ये thick क्यों होता है, ये वॉल हर महीने क्यों बनता है, अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आप सब जान रहे होंगे कि मेल गमीट यानी कि स्पर्म प्लस फीमेल गमीट यानी कि ओवा या ओवम आप कह लो, इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। ये तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू, व्हेन अ स्पर्म दैट इज द मेल गमीट एंड द ova which is the female gamete, when they fuses together the fusion leads to the formation of a cell which is called as zygote, ठीक है। तो मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, कोइटस जो होता है, इंटरकोर्स जो होता है, दैट हैपेंड, ओके। आफ्टर दैट मान लीजिए कि द ओवा वाज एट द एग्जैक्ट पोजीशन जहां पे उसे होना चाहिए था ताकि फ्यूजन हो सके, ताकि फ्यूजन हो सके, टाइमिंग वाज करेक्ट, एवरीथिंग वाज फाइन एंड द एग गॉट फर्टिलाइज्ड। तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसके आगे क्या होगा कि ये जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होगा। जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, तो जाइगोट में फर्दर सेल का डिवीजन शुरू होगा, सेल में रिपीटेड डिवीजन होगा, और ये रिपीटेड डिवीजन के बाद क्या बन जाएगा, देयर इट विल बी कॉल्ड आफ्टर अ नंबर ऑफ डिविजन्स, इट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है, अब ये वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा क्योंकि इसको खाना चाहिए, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसको फर्दर ग्रो करने के लिए, इसको फुल्ली मैच्योरली प्रॉपरली ग्रो करने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन चाहिए तो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा मदर से, बट मिलेगा कैसे, तो होगा क्या, यहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन होगा, यूट्रस के अंदर उसका इम्प्लांटेशन होगा, और देयर विल बी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा जो यूट्रस को और उस एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगी एंड जो भी न्यूट्रिशन होता है उसका एक्सचेंज करेगी। देयर इज some finger like villi on the mother side of the uterus जो इस एक्सचेंज को और जल्दी और अच्छी तरीके से कराती है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा विद द
एम्ब्रियो एंड द मदर, ये एक कनेक्शन होगा, दिस विल बी एन यूटेराइन कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द वुम्ब, और सॉरी मदर एंड द एम्ब्रियो, और जो भी न्यूट्रिशन होगा इनका एक्सचेंज होगा फ्रॉम मदर, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बेबी तक आएगा, द न्यूट्रिशन दैट द चाइल्ड नीड्स, दैट द एम्ब्रियो नीड्स, वो उस बच्चे तक पहुंचेगा, जो भी वेस्ट होगा वो बॉडी के बाहर चला जाएगा थ्रू दैट सेम पाथवे। और जब ये एम्ब्रियो फुल्ली ग्रो हो जाएगा आफ्टर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, एक प्रॉपर डेवलपमेंट इसके इस एम्ब्रियो का हो जाएगा, जब सारे ऑर्गन्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे, देन सिग्नल्स मिलेंगे फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल मिलेंगे एंड एक हार्मोन का रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, जो क्या करेगा, एक हार्मोन आएगा ऑक्सीटोसिन, वो क्या करेगा, वो इस यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बहुत ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और उस टाइम पे क्या होगा कि इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट प्रेगनेंसी, ये एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो और रिचली सप्लाई हो जाएगा, वो और थिक हो जाएगा, दैट विल बी मोर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, और वो बहुत थिक हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि इस यूट्रस में बहुत रिदमिक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एंड इन दैट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ये जो बेबी है ये बाहर की तरफ आ जाएगा एंड through the canal which is called as the birth canal, and hence it will be called as the baby, and this how हमारा जो sexual reproduction होता है humans में, ये चीज complete होता है। Fine. Now we have one more topic, that is what happens when the egg is not fertilized। हमने ये बात तो कर लिया कि जब egg fertilize होगा तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा। हमने तो बात कर ली कि एग फर्टिलाइज होगा तो फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर फर्दर डेवलप करेगा, 9 मंथ्स के बाद कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर नहीं हुआ तो। नहीं भी हुआ तो एंडोमेट्रियम तो अपना काम करेगा, एंडोमेट्रियम का वॉल तो थिक होगा ही होगा, फॉलिकल्स में भी मैच्योरेशन होगा, फॉलिकल्स भी मैच्योर होगा, वो भी फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा कि कोई स्पर्म आके उसे फ्यूज कर जाए, उसके साथ फ्यूजन कर जाए। जब ऐसा नहीं होगा, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, ओव्यूलेशन, ये जो रप्चर होता है, ये जो फॉलिकल से ओवा का निकलना होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक 1-2 डे का वायबिलिटी पीरियड होता है, अगर उस वायबिलिटी पीरियड के बीच में अगर वो ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो होगा क्या कि विथ सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ये जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, ये जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, दिस एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो कि थिक हुआ था, इसलिए किस लिए, ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, वो टूटना शुरू होगा एंड इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लस म्यूकस। ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में ये जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वो बाहर आना शुरू होगा और इसी को हम नाम देंगे मेंस्ट्रुएशन। दिस वी विल कॉल एज मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग, इसे मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग, एंड इट लास्ट्स अप टू 2 to 8 डेज। ये वैरी करता है, ठीक है, 2 to 8 डेज ये लास्ट करता है। इट वैरीज, किसी में 2 दिन होगा तो किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, तो ये पर्सन टू फीमेल ये डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में ये जो ब्लीडिंग फेज है वो एक जैसा ही, एक बराबर ही होगा, ठीक है। समझ गए कि फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा। सो दीज वेर द ऑल कंडीशंस कि फर्टिलाइजेशन क्या हो, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। वी स्टडीड अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड उनका जो डायग्राम है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ लेबलिंग आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आ ही जाए।
तो आपको उन लेबलिंग्स को और उन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से याद करना है उनके एक एक लेबलिंग्स, ठीक है। इट्स वेरी हाईली लाइकली कि वो आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ इशू, so please do let me know in the comment section. I'll surely get back to you, and thank you so much and keep learning. All the best.